हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग 69th और 68th बीपीएससी में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखेंगे। हमने ऑलरेडी 70th बीपीएससी में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्लॉक से रिलेटेड है और क्लॉक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ बीपीएससी। ठीक है, आयोग के जितने पेपर होंगे जहाँ पे भी मैथ्स आएगा तो वहाँ पे आपको क्लॉक का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी को है हमने 6 AM पे सेट कर दिया है और वो हर 24 घंटे में जो है 10 मिनट गेन कर रही है। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि अगले दिन 11 AM जब बजेगा तो राइट टाइम क्या हो रहा होगा क्लॉक में। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपका क्लॉक एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये बोल रहे हैं कि 24 आवर में 10 मिनट्स गेन कर रही है वॉच। यानी कि मान लीजिए अभी अगर x बज रहा है तो घड़ी आपको x प्लस वाई मतलब ज़्यादा टाइम दिखा रही है। अभी एक्चुअल में टाइम कम हुआ है, यानी अभी मान लीजिए 2 बज रहा है लेकिन घड़ी में आपको 2:05 दिखाएगा, यानी कि घड़ी आपकी फास्ट है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें यह समझ में आ गई कि घड़ी फास्ट है। अब देखिए बेसिक तरीका जो एग्ज़ाम में मैं लगाऊंगा बिना ज़्यादा कैलकुलेशन करे, ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे में 10 मिनट गेन हो रहा है। ठीक है, यानी कि 6 AM से अगले दिन 6 AM। ठीक, 6 AM से लेके अगले दिन 6 AM हमारे 24 घंटे हो गए, इसमें 10 मिनट गेन हो रहा है। ठीक, एकदम बेसिक तरीका है। अब बात हो रही है 11 AM की, यानी कि 24 घंटे प्लस 5 घंटे और, यानी कि 29 आवर्स में कितना गेन कर लेगा। ठीक है, तो 29 आवर्स में आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 10 मिनट से ज़्यादा गेन करेगा। ठीक है, अब एक ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि अगर 12 आवर्स होते तो 5 मिनट गेन करता। ठीक, यानी कि अगर 24 प्लस 12 36 आवर्स होते तो 15 मिनट गेन होता, लेकिन यहाँ पे तो 29 आवर्स हैं, यानी कि 10 मिनट से ज़्यादा गेन होगा और 15 मिनट से कम गेन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं? मैं फिर से देखिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। 24 घंटे में 10 मिनट घड़ी फास्ट हो रही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि 6 AM से अगले दिन 11 AM में आपके 29 घंटे हो रहे हैं, तो 29 घंटे में आपकी घड़ी 10 मिनट से ज़्यादा फास्ट चलेगी और 15 मिनट से कम। ठीक है, यानी कि इस घड़ी में टाइम जो होगा वो ये 10 मिनट आगे रहेगी और ये मतलब इन दोनों के बीच में लाई करेगा कहीं पे। ठीक, अगर आप पहला ऑप्शन देख रहे हो तो यहाँ पे 12 मिनट का गेन है, सेकेंड ऑप्शन में 10 मिनट का है, सी ऑप्शन में 6 मिनट का है, डी ऑप्शन में 60 मिनट का है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है ऑटोमेटिकली वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि आपकी घड़ी 10 से 15 मिनट के बीच में गेन करेगी। एक ही ऑप्शन है जो 10 से 15 के बीच में लाई कर रहा है, वो है आपका ए। तो देखिए, ये तो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी हो गई, आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेसिक तरीका देख लेते हैं। तो देखिए, 24 आवर में प्लस 10 मिनट्स हो रहे हैं। ठीक है, इस आर को भी हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 24 इंटू 60 मिनट। ठीक, यानी कि 1440 मिनट में घड़ी आपको दिखा रही है 1450 मिनट। ठीक है, ये आपको पहली रिलेशन समझ में आ गई। अब सेकंड जो रिलेशन है वो यहाँ पे ये बनेगी कि 29 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे। तो देखिए 29 आवर्स में आपके हो जाएंगे 29 इंटू 60, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1740 मिनट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे अगर आप यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यूनिटरी मेथड। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, अगर तो आपको समझ में आएगा कि 1440 मिनट में 1450 मिनट हो रहे हैं, तो इतने मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाके डिवाइड करोगे, तो 1540 इंटू 1740 अपॉन 1440, ठीक है। ये जब आप सॉल्व कर लोगे ना, या आप बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन अगर आप फिर भी सॉल्व करना चाहते हो तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ 12 मिनट एक्स्ट्रा दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1752 समथिंग, ठीक है, 1752 पॉइंट समथिंग इसको सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करके 1752 आएगा, तो आप ये देख सकते हो कि 29 आवर्स की वैल्यू तो हमारी 1740 है, लेकिन वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 1752, यानी कि 12 मिनट गेन हो जाएंगे 29 आवर्स में। यानी कि एक्चुअल टाइम क्या होगा, एक्चुअल टाइम 12 मिनट पीछे का होगा। तो 12 मिनट पीछे एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम हॉल के मेथड से भी बता दिया है, और मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी बता दिया है कि इस क्वेश्चन में आप कैसे सही आंसर में मिनटों में आ सकते हो, ठीक है। मुश्किल से आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि घड़ी कितनी तेज़ चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, तो ये 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको 70th बीपीएससी का जब सॉल्व करवाया था, तो उसमें वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया था, 30H माइनस 11/2m, ठीक है। ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से आप किसी भी टाइम पे क्या एंगल होगा वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से टाइम पे 5 और 6 बजे के बीच जो दोनों घड़ी के हाथ हैं, दोनों घड़ी की सुई हैं, वो मिलेंगी। मिलेंगी मतलब कि उनके बीच का एंगल जो होगा वो एंगल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको h की वैल्यू जो छोटा टाइम दिया हुआ है वो रखनी है। यहाँ पे छोटा टाइम 5 है, तो हम h की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है 30H माइनस 11/2m। ये आपको एंगल दे देता है, एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है। हमको फाइंड करना है कि जब थीटा 0 हो जाए, यानी कि 0, यहाँ पे h की जगह हम रख देंगे 5 माइनस 11/2m, ठीक। तो अब ये शिफ्ट होके इधर जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 150 इज इक्वल टू 11m/2, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी 300/11 मिनट्स, ठीक है। तो 300/11, अब अगर आप ऑप्शन देखो तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 300/11 आ रहा है, जो कि है आपका ऑप्शन बी। इन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन आप देखोगे ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 11 डिनोमिनेटर में बच ही जाएगा, जो कि यहाँ से आप डायरेक्टली ये देखिए डिनोमिनेटर में 11 देख के आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 300/11 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रख लेना है, ये एक फॉर्मूला आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा जहाँ पे भी एंगल पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर है। टाइम एंड वर्क में यूजुअली काफ़ी टफ क्वेश्चन बनते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह दूसरे एग्जाम्स में, लेकिन बीपीएससी में वो सिंपल क्वेश्चन पूछता है। आपको देख के डरना नहीं है, ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आपको नंबर दिए गए हैं ना, ये भी बड़े सिंपल हैं, इनको कैलकुलेट करने जाएंगे बड़ी आसानी से कैलकुलेट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये बोल रहे हैं कि अनिल जो है, अनिल आपका कोई भी काम 12 दिन में करते हैं, ठीक है। लेकिन अनिल के साथ जब सुमन आ जाती है, ठीक, तो अनिल और सुमन मिलके
वही काम 20 दिन में करते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि सुमन अकेले वो काम कितने दिन में कर सकती है। ठीक है, अलोन सुमन कितना दिन लेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अनिल 12 दिन में कोई एक काम कर रहा है, मतलब वो 12 दिन थोड़ा थोड़ा काम करता है, तब जाके उसका काम पूरा होता है। तो अनिल का अगर एक दिन का काम निकाला जाए तो एक दिन का काम अनिल का होगा 1/12। ठीक है, सिमिलरली अगर अनिल और सुमन दोनों का एक दिन का काम निकाला जाए तो ये होगा आपका 1/20। ठीक है, 20 दिन में दोनों मिल के काम कर रहे हैं, तो एक दिन में पूरे काम का 20वां हिस्सा करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये एक इक्वेशन बन रहा है। इक्वेशन कैसे बन रहा है कि आपको अनिल की वैल्यू पता है, यहाँ पे आपको अनिल और सुमन दोनों गिवन है। आप अनिल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अगर 1/12 प्लस सुमन का s इज इक्वल टू 1/20। ठीक, अब s के लिए आप सॉल्व करने जाओगे तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो देखिए ये आपका आ जाएगा 12 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 12। ठीक, सुमन का 1/s, सॉरी ये 1/s होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये आएगा आपका -8 अपॉन 12 इंटू 20, 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 6 ज़ा, ठीक, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, देखिए मैं साफ से लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन 20 इंटू 12। इसको 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक, 1/30। यानी कि सुमन अकेले जो है वो एक दिन में 1/30 काम कर रही है, यानी कि उसे पूरा 30 डेज लगेगा काम पूरा करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन का आप हटा सकते हो, यहाँ पे मॉड लेते हैं तो माइनस साइन इररिलेवेंट है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा C, 30 डेज। ठीक है, तो आपको सिंपली वैल्यूज गिवन थी, बस आपको यहाँ पे एडिशन फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए गलती हो गई है, मैंने एक्चुअली में अनिल का 1/12 ले लिया था और अनिल और सुमन का 1/20 ले लिया था, लेकिन ये ऑपोजिट है। एक्चुअली में अनिल का 1/20 है और अनिल और सुमन का 1/12 है, इसीलिए मेरा नेगेटिव आ रहा था। तो आप उसको जाने दीजिए, वो मैं आपको सही वैल्यू रख के बता दूंगा, सेम आंसर आएगा, बस साइन का फ़र्क होता है। देखिए, तो अनिल का आपका 1/20 हो जाएगा, a प्लस एस का आपका 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप s निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1/12 माइनस 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए आपका साइन सही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8/12 इंटू 20, यानी कि 1/30। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा वैल्यू ध्यान नहीं दी थी, बट कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आपका बस साइन चेंज आता, बट वो आपका दिन सही कैलकुलेट हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मैंने करेक्शन कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना, ये वेन डायग्राम का है और इस क्वेश्चन में आपको विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए ये कुछ ऐसे डायग्राम बनते हैं। ठीक, तो ये मान लीजिए जिसको ए बोल रहे हैं, यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। ठीक है, क्रिकेट। यहाँ पे वो सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बैडमिंटन पसंद है। और जो बीच का आपका एरिया है, ठीक है, जो बीच का एरिया है, इस बीच के एरिया में वो सारे लोग हैं जिनको क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद है। ठीक है, क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद है। अच्छा, अब ये जो बाहर का एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, जो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, जिनको क्रिकेट नहीं पसंद, बैडमिंटन नहीं पसंद, वो लोग यहाँ पे रहेंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल हमारे पास 55 है, जिसमें से क्रिकेट जो है वो 34 लोग खेलते हैं, बैडमिंटन जो है वो 26 लोग खेलते हैं, ठीक, 26। ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, यानी कि 55 के 55 स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, ठीक है, या तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं, या वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, या वो दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन वाला एरिया है, ग्रीन वाले एरिया की हमारी वैल्यू है 0, कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं है, वो सारे स्टूडेंट क्रिकेट या बैडमिंटन खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वही पूछ रहा है आपसे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों चीज़ खेलते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक बार फिर से फ्रेश डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूँ, वैल्यूज पुट करके, कि यहाँ पे करना क्या होता है। तो देखिए, ये है वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, ये है वो लोग जो बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट 55 हैं, तो मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इस पोर्शन को बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ये 55 है आपके पास, क्योंकि सारे स्टूडेंट खेल रहे हैं, कोई स्टूडेंट खाली नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं कि 34 स्टूडेंट आपके पास क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट वाला ये वाला गोला है ना, तो इस गोले में देखिए ए और बी दोनों आ रहा है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू है हमारी कितनी, 34, ठीक। सिमिलरली बैडमिंटन खेल रहे हैं, बी प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास 26, ठीक है। अब यहां से आपको वैल्यूज पुट करके इस बी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि बी हमारा वो एरिया है जहां पे आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बात आ जाती है। तो देखिए, यहां पे अगर आप ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि हमको इक्वेशन 2 प्लस 3 करना है, ठीक है, और इसमें से हमको 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। देखिए, हमने 2 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये 2 और 3 को ऐड करके आ गया। अब ये इक्वेशन 4 मान लीजिए, ठीक है, 4 हो गया। अब इस 4 को आप 4 में से 1 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये यानी कि ये हो गया आपका 4 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 60 माइनस 55, ठीक। तो जब ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपको यहाँ से देखो, ये ए कैंसल, सी कैंसल, बी से एक बी कैंसल, ठीक। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली बी की वैल्यू मिल जाएगी 5, और यही हमको चाहिए थी, यानी कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे जो दोनों स्पोर्ट्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, फिगर बना के ABCD अज्यूम करके, और फिर जो क्वेश्चन में दिया आप ऐसे इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट आर द टू नेचुरल नंबर whose product is 2400 and the sum of whose square is 5200, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नेचुरल, होल, ये दो नंबर्स में ना बड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए, नेचुरल नंबर आपके हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। होल नंबर हमेशा आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब ये याद कैसे रखना है कि 1 से स्टार्ट होगा कि 0 से स्टार्ट होगा। तो देखिए, होल में ना यहाँ पे ओ आ रहा है, होल ओ 0 की तरह है, तो होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं।
तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि दो नेचुरल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 2400 है और उनका स्क्वायर 5200 है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको x और y मान के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम दो नेचुरल नंबर मान लेते हैं x और y। तो बोल रहा है कि इनका प्रोडक्ट क्या है 2400, यानी कि x मल्टीप्लाइड बाय y 2400 है और स्क्वायर इनका है 5200, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका 5200 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपको कि ये दोनों नंबर अब आपको निकालने हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर आपको निकालने हैं। तो देखिए अब यहाँ पे बेसिक तरीका जो आप अप्लाई कर सकते हो, वैसे तो देखिए वो कैलकुलेशन होता है, आप आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होगी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक। तो यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास देखिए ये चीज़ भी है, ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, ये चीज़ है, ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप पुट करोगे तो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5200 प्लस 4800, ठीक है, ये आ गया। और इसको आप जब फर्दर सॉल्व करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 10,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से आपका x और y का वैल्यू आ जाएगा कितना, 100, ठीक। इसका अंडर रूट लेंगे ना, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए आपको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास देखिए काफ़ी वैल्यू आ गई हैं। वैल्यू कैसे आ गई हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास अब अगर आप देखोगे हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2400 होना चाहिए, उनका आपस में सम जो है वो 100 होना चाहिए, ठीक। ये दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ठीक। अब आप सीधे ऑप्शन से चेक कर लो, इसको ऑप्शन पुट करना कहते हैं। अब आप ऑप्शन से देखो कि क्या दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 2400 हो रहा है, तो देखिए डी में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है, ए में भी हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे भी आई थिंक हो ही जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो पहले कंडीशन फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन सेकंड कंडीशन देखते हैं कि दोनों को ऐड करके 100 आना चाहिए। दोनों को ऐड करके 100 ना सिर्फ सी में आ रहा है। आप देखो ए में ऐड करोगे तो 110 आ जाएगा, डी में ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा, और यहाँ पे ऐड करोगे तो ये भी 100 के ऊपर चला जाएगा बी में, ठीक। तो सिर्फ सी ऐसा है ना जो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसके आगे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अभी आप फिर से फर्दर कैलकुलेट करने जाओगे तो वो बहुत लंबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, उसको सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता एग्जाम में। तो बस आप इतना कर लो कि आपको एक एक्स प्लस वाई के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, फिर आप ऑप्शन रख के चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए अलजेब्रा का ही है, बेसिक अलजेब्रा तो नहीं बोलूँगा बट ये बेसिक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि कितने नंबर हैं 100 और 500 के बीच में जो कि हमारा 4, 5 और 6 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जब भी बोले कि नंबर डिवाइड हो रहा है ना तो उसका एलसीएम निकाल लिया करो, यानी कि अगर वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो एलसीएम होगा नंबर उससे भी डिवाइड होगा, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए देखिए आपको ऐसे नंबर लिख लेने हैं, फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखना है जो डिवाइड करता हो। तो देखिए 2 लिखेंगे तो 2 4 को डिवाइड कर देगा, 5 को नहीं कर पाएगा, 5 ऐसे ही कॉपी कर दीजिए, 6 को कर देगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये सारे अपने शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के फॉर्म्स में लिखे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60, ठीक। ये आपका एलसीएम हो गया, यानी कि वो नंबर 4, 5, 6 से डिवाइड होगा वो 60 से भी डिवाइड होगा, ठीक है।
अब आपको देख लेना है कि ऐसे कितने नंबर हैं 100 और 500 के बीच में जो आपके 60 से डिवाइड हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है क्योंकि ऑप्शन देख के आपको पता ही चल रहा है कि सिंगल डिजिट में ये आंसर है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे नंबर होंगे नहीं जो 60 से डिवाइड होंगे। तो देखिए 60 से 100 और 500 के बीच में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो है आपका 120। ठीक है, 6 2 12 होता है तो 62 120 होगा। और जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड होगा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड होगा वो 500 से छोटा होना चाहिए, वो हो जाएगा आपका 480। ठीक, 6 8 48 होता है, तो 60 इंटू 8 करोगे आप तो 480 आ जाएगा। ठीक, अब आप काउंट कर लो कितने नंबर हैं, आप मैनुअली लिख के भी काउंट कर सकते हो। एक 120 हो गया, 60 जोड़ोगे 180 हो जाएगा, 60 जोड़ोगे 240 हो जाएगा, 60 जोड़ोगे 300 हो जाएगा, 60 जोड़ोगे 360 हो जाएगा, 420 हो जाएगा, और लास्ट में आपका 480 हो जाएगा। अब आप काउंट कर लो, आपके पास ऐसे 7 नंबर होंगे, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एलसीएम कब लगाना होता है, और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो प्रपोर्शन का है। रेशियो प्रपोर्शन में बेसिकली देखिए आपको रेशियो दिया रहता है दो चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसका वेट है 70 kg। ठीक है, और इस मिक्सचर में आपका बालू है यानी कि सैंड है, और आपका सीमेंट है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। ये रेशियो क्या है कि बालू आपका 4 भाग है तो सीमेंट आपका 1 भाग है। ठीक है, यानी कि टोटल 5 में से 4 आपका बालू है और 1 आपका सीमेंट है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम 70 kg को डिवाइड करें इस रेशियो में, तो 70 kg में से आपका 4/5 आपका सैंड है और 1/5 आपका सीमेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो ये आ जाएगा आपका सैंड 56 kg और सीमेंट आपकी आ जाएगी यहाँ पे 14 kg। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन से हमने इतना निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि कितना सैंड आप और मिक्सचर में ऐड करोगे कि इनका फाइनल रेशियो 6:1 हो जाए। ठीक है, यानी कि देखिए अभी जो हमें गिवन था 70 kg, उसमें हमने निकाल लिया कि 56 kg सैंड है, 14 kg सीमेंट है। अब ये बोल रहा है कि इस 50 kg में आप कितना ऐड कर दोगे, कितना x ऐड कर दोगे कि जो फाइनल रेशियो है ये रेशियो 4:1 की जगह 6:1 हो जाए। ठीक है, यानी कि आपका सैंड जो है वो 6/7 ऑफ द टोटल मिक्सचर हो जाए। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने ये निकाल लिया कि हमारा सैंड जो है वो 56 है और सीमेंट 14 है। ठीक, अब मान लीजिए कि हम x ऐड करते हैं सैंड में, तो 56 में x ऐड कर दिया। ठीक, और हम सीमेंट में तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो सीमेंट में हमने कुछ ऐड नहीं किया, तो सीमेंट हमारा 14 का 14 kg ही रहा। अब ये बोल रहा है कि इसका रेशियो कितना हो जाना चाहिए, इसका रेशियो हो जाना चाहिए 6:1। ठीक, ये इक्वेशन आ गया। यहाँ पे आप x के लिए सॉल्व करोगे, x के लिए कैसे सॉल्व करना है, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56 प्लस x इज इक्वल टू 84। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 84 माइनस 56। ठीक, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 84 माइनस 56। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे आप देखो ये आ जाएगा आपका 8 ठीक 2, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 28 kg। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है रेशियो का। यहाँ पे मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कैसे करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रॉफिट लॉस का है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस में हमेशा परसेंटेज जब डाल देंगे ना, तो इसमें देखिए ये परसेंटेज के टर्म्स में दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का ही है, लाभ हानि का ही क्वेश्चन है।
इसको करने का भी एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे प्रॉफिट लॉस के, जो कि बीपीएससी लेवल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मैं सीजीएल लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैं बीपीएससी लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से इंटरनलाइज कर लो, तरीका एकदम समझ जाओ, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए, एक बंदा है शशि, जो कि अपना 25% लूज कर जा रहा है जब वो ऑरेंजेस को बेच रहा है, और वो बेच किस भाव पे रहा है, तो वो 150 रुपए के 12 ऑरेंज बेच रहा है, यानी कि 125 पर डजन वो बेच रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो शशि है ये इसको कितने दाम पे बेचना चाहिए ताकि इसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो 25% के लॉस पे बेच रहा है 150 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से। ठीक है, यानी कि उसने खरीदा ज़्यादा पे होगा, उसने मान लीजिए 180 रुपये पे खरीदा है, तो वो 150 पे बेच रहा है तभी उसको लॉस होगा ना। जब उसने ज़्यादा पे खरीदा है लेकिन कम पे बेच रहा है तभी लॉस होगा। तो हमारा पहला काम ये है कि ये आइडेंटिफाई करना है, ये पता करना है कि उसने एक्चुअली खरीदा कितने में है। ठीक है, तो जिस दाम पे बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि आपका एसपी, और जिस दाम पे खरीदा होगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसको कितनी कॉस्ट लगी, यानी कि सीपी। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको सीपी फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए सीपी कैसे फाइंड किया जाता है, कि उसने कितने में खरीदा होगा। देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि वो 25% के लॉस में बेच रहा है। ठीक है, 25% के लॉस में बेच रहा है, यानी कि उसने 75% अपना सीपी का उस पर खरीदा है। ठीक, मान लीजिए कि 100 रुपए की चीज़ है और आप 25% के लॉस पे बेच रहे हो, तो आप 75 की बेच रहे हो, तो यानी कि आपका सेलिंग प्राइस 75 है, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है। ठीक, तो यहाँ पे इसी रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा एसपी विद 25% लॉस। ठीक है, इट इज सेम एज, इट इज इक्वल टू 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कि ओरिजिनल उसने जितने का खरीदा है उसका 75% पे वो बेच रहा है। ठीक, तो इसको जब आप मैथमेटिकली लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कि 75% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 150। ठीक, अब परसेंटेज को मैथ्स में आप नंबर्स में कन्वर्ट करो तो 75 इंटू CP अपॉन 100 इज इक्वल टू 150। आप क्या करो, यहाँ पे इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, सॉल्व करो इसको। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो आपको CP मिल जाएगा कितना, 150 इंटू 100 बाय 75। ये 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, यानी कि 200। यानी कि उसने 200 रुपीज़ में खरीदा था ओरिजिनली। ठीक है, 200 रुपीज़ में खरीदा था ओरिजिनली, और अब शशि जो है इस चीज़ को 150 में बेच रहा है, तभी उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि शशि को खरीदी कितने की पड़ी, तो खरीदी 200 रुपये की पड़ी। ठीक, ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हम उस पर चलते हैं। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने दाम में बेचना चाहिए कि उसे 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो अगर कोई चीज़ 200 में खरीदी है और उसमें आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, सेलिंग प्राइस आपका होना चाहिए 120%, तभी तो आपका 20% प्रॉफिट होगा। अगर 100 की चीज़ है आप 120 में बेचोगे तो आपका 20% प्रॉफिट होगा ना। ठीक, या आप समझ रहे हो कि 100 का 20% 20 होता है, तभी आप 120 में बेच पा रहे हो, तो ये 20% प्रॉफिट है। तो इसीलिए अगर 200 की चीज़ है 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, तो देखिए मैं आपको बेसिक वैसे समझा देता हूँ एकदम बेसिक भाषा में, कि 200 की चीज़ है तो 200 का 10% निकालोगे कितना हो जाएगा, 20 रुपये। यानी कि 200 की चीज़ अगर 220 में बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। ठीक, लेकिन उसे चाहिए 20% का प्रॉफिट, यानी कि हम 200 का 20% निकाल लेते हैं
तो 200 का 20% हो जाएगा 40 रुपये, यानी कि वो 200 की चीज़ अगर 240 में बेचे तो उसको 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी 240। अब ये 20% 10% कैसे निकाला है देखिए, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, मैंने तो जल्दी जल्दी बता दिया। 200 इंटू 20%, देखिए जहाँ भी परसेंट लगा होता है ना उस साइन को हटा के अपॉन में 100 लिख देते हैं। ठीक, तो ये साइन हटा दिया, अपॉन में 100 आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 40। ठीक, तो यानी कि 200 रुपये में अगर वो 40 रुपये बढ़ा के बेचेगा, यानी 240 का बेचेगा, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, रोम्बस के ऊपर है। ठीक है, रोम्बस का आपको मैं शेप बता देता हूँ। देखिए रोम्बस ना कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, इसको रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस में खास बात क्या होती है कि जो रोम्बस के डायगनल होते हैं ना, ये डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर से अलग होता है। स्क्वायर में ना ये 90 डिग्री नहीं बनता है। ठीक, तो इसलिए ये रोम्बस होता है आपका। ठीक, अब रोम्बस में क्या है कि आपको बोल रहा है कि बेसिकली लेंथ डायगनल की दे रखी है, एक की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है एक की लेंथ, एक की लेंथ है आपकी 24 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि इसको अगर हम लेबल कर लेते हैं, मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, तो ए सी की लेंथ है 24 और बी डी की लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये बोल रहा है कि आप पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर यानी कि ए डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए, ये चारों की लेंथ निकाल दो। तो देखिए अब इसको कैसे करना है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि डायगनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये डायगनल ना एग्जैक्टली हाफ मिडवे इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इतना पोर्शन ले लूँ, ठीक है, इतना पोर्शन ले लूँ, तो ये एक ट्राइंगल हो, ट्राइंगल समझ में आ रहा है आपको, ये एक इस तरीके का ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ठीक, अब इस ट्राइंगल में देखिए, इसको हम ओ मान लेते हैं, सेंटर को ओ मान लेते हैं। तो ये आपका 12 है, ये आपका 5 है। तो आप ए सी की लेंथ निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ए सी की लेंथ आपकी आ जाएगी 13। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने पाइथागोरस क्या लगाया कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका 13 आ गया। तो अब आपको ए बी की लेंथ पता चल गई है और ये चारों बराबर होते हैं, तो बस आप 13 इंटू 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 52। 52 इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ए इसका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रेन के बेसिस पे है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बीपीएससी में काफ़ी पूछे जाते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन बोलते हैं इनको हम लोग। तो देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या है कि आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी है, यानी कि ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, मेरी ड्राइंग के लिए माफ़ करिएगा बट मेरी ट्रेन ऐसी ही है। तो ये ट्रेन है हमारी 140 मीटर की। ठीक है, और ये एक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है भाई। ठीक है, भागी जा रही है। अब एक हमारा डॉगी आ गया। ठीक है, डोगेश आ गए, मिस्टर डोगेश। ठीक, तो मिस्टर डोगेश जो हैं खड़े हुए हैं ट्रेन के पैरेलल में, और मिस्टर डोगेश भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि ट्रेन मान लीजिए आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो डोगेश भी ट्रेन को देख के भाग रहे हैं इस डायरेक्शन में, और डोगेश की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो अब आपको पता करना है कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को इस डॉग को पूरा पार करने में। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझा देता हूँ कि मान लीजिए देखिए ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, एक डॉग भी जा रहा है इस डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ऑब्वियसली ट्रेन की स्पीड डॉग की स्पीड से ज़्यादा है, तो ट्रेन डॉग को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन ट्रेन को कितना टाइम लगेगा डॉग को क्रॉस करने में, ये टाइम हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अभी कैसे फाइंड होता है। तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस,
इन क्वेश्चन में ये तीनों वैल्यू आपको गिवन होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए आपको टाइम गिवन, स्पीड गिवन है, टाइम आपसे पूछा हुआ है और डिस्टेंस तो गिवन ही नहीं है। तो डिस्टेंस क्या होगा? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पे ना जो ट्रेन की लेंथ है वही मानी जाएगी, क्योंकि ट्रेन के लिए ना डॉग एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, और इस डॉग को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि पूरा डिस्टेंस 140 मीटर का जब क्रॉस होगा तब डॉग को वो क्रॉस कर जाएगी ट्रेन। तो मैं आपको एक देखिए, सबसे पहले तो इसका एक ट्रायंगल होता है, वो ट्रायंगल बता दे रहा हूँ। देखिए ये ट्रायंगल होता है एक DST, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक। अगर आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ऊपर है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम नीचे है, ठीक। तो ये DST ट्राइंगल याद रखिएगा, इन टाइप के क्वेश्चंस में यही फॉर्मूले लगेंगे। आपको दो वैल्यू गिवन होंगी, आपको तीसरी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम निकालना है, आपको डिस्टेंस और स्पीड दोनों गिवन है, ठीक। तो एक तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे लगता है। दूसरा देखिए इन क्वेश्चंस में हमेशा यूनिट सेम करिए, देखिए यूनिट सेम करनी होती है। यहाँ पे मीटर है, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, लेकिन स्पीड किलोमीटर और आर में दी गई है, आंसर सेकेंड्स में दिया गया है। तो हमेशा बड़ी से छोटी पे जाना चाहिए, तो बड़ी से स्मॉल पे जाइए, बिग से स्मॉल। तो हमेशा आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो पहले हम 60 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अभी कन्वर्जन कैसे होता है? तो देखिए 60 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, और एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड होते हैं। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये आपका आ जाएगा 100/6 यानी कि 50/3 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन की स्पीड आ गई आपकी, ठीक। हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में एक्चुअली मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक कराया था, फिर एक टेक्निकल एरर की वजह से वो वीडियो वहीं रोकना पड़ गया था। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा DST के ऊपर, यानी कि डिस्टेंस स्पीड टाइम की प्रॉब्लम है। इसके मैं फॉर्मूले याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 फॉर्मूले होते हैं हमारे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। BPSC लेवल पे हमेशा इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो डरना नहीं है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ठीक। यहाँ पे D लिखिए, यहाँ पे S लिखिए, यहाँ पे T लिखिए, ठीक। D का मतलब है डिस्टेंस, तो यानी आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। यानी कि स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड निकालनी है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऊपर लिखा हुआ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो ये एक DST ट्रायंगल से आपके तीनों फॉर्मूले आ जाएंगे। आपको ये ट्रायंगल याद रखना है और आप एग्ज़ाम हॉल में कोई भी फॉर्मूला निकाल दोगे। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, आपसे तीसरी वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है 140 मीटर, ठीक है, और इस ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यानी कि मान लीजिए ये एक ट्रेन है, ठीक। माफ़ करिएगा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक डॉग है,
ठीक है, इसको हम बोल लेते हैं डोगेश। ठीक, तो डोगेश है, तो डोगेश हमारा ट्रेन को देख के भाग रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कुत्ते भागने लगते हैं कार या ट्रेन के पीछे, तो ऐसे ही सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। स्पीड कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब देखिए ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है, डोगेश की स्पीड कम है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ट्रेन पूरी की पूरी इसको क्रॉस करके चली जाएगी। हमें वही टाइम पता लगना है जब ट्रेन डॉग को क्रॉस कर देगी। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा आपका 140 मीटर, जो कि हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ट्रेन ये है ना, ये डॉक एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ट्रेन के लिए। तो अगर डॉक को क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपनी पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी यहाँ से, यानी कि पूरा 140 मीटर जब गुजर जाएगा तो ट्रेन अपने आप डॉक को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया है। अब देखिए यहाँ पे स्पीड निकालनी है, तो आप स्पीड देखोगे तो ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और डॉग की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, कितनी होगी। ठीक, रिलेटिव स्पीड के लिए देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर एक बॉडी ए और एक बॉडी बी एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड में इन दोनों की एस ए स्पीड ए प्लस स्पीड बी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है कि अगर बॉडी ए और बॉडी बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी एस ए माइनस एस बी। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव स्पीड का। अब देखिए क्वेश्चन में आपको पहले से ही मेंशन्ड है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यानी कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 60 माइनस 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 42 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 140 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। टाइम आपसे सेकेंड्स में पूछा जा रहा है, देखिए सारे सेकेंड्स में है। ठीक, तो आपको पहले ये किलोमीटर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल तरीका है, 42 किलोमीटर पर आर ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 42 इंटू 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और एक आर में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लो। सॉल्व करोगे आप इसको तो देखिए ये आपका आ जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई। अब आप DST ट्राइंगल पे वापस जाओ, फॉर्मूला पुट करो DST। ठीक, आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 140, स्पीड है 35/3। ठीक, तो ये 3 इधर चला जाएगा। ठीक, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 140 अपॉन 35 इंटू 3। 5 से डिवाइड करोगे, देखिए मैं एकदम बेसिक करा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 28 टाइम्स, 7 से करेंगे 4 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे है ये
12 सेकेंड्स बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और सिंपल है। देखिए बोल रहा है कि कितने नंबर होंगे 200 से 600 के बीच में जो कि 4, 5, 6 से डिविजिबल होंगे। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको एक बता दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम आता है हमारा 60। ठीक, एलसीएम कैसे लेते हैं, देखिए 4, 5, 6, पहले 2 से डिवाइड करिए, 2, 5, 3। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक, तो ये 60 आ जाएगा, आपका एलसीएम हो गया 60। यानी कि 60 का जो भी मल्टीपल होगा वो इन तीनों नंबर से डिवाइड भी होगा और इसके बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तब आप 60 की टेबल अगर देखोगे तो 60 की टेबल में 200 से बड़ा नंबर कौन सा आता है, तो 240 आता है। ठीक है, 60 इंटू 4 240 होता है। और 600 से कम कौन सा नंबर होता है, तो 60 इंटू 9 540। ठीक है, तो यानी कि 4 से 9 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि हमारे 6 नंबर लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, C6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, जहाँ पे भी आपको n के टर्म्स में कोई चीज़ देता है तो यहाँ पे आप जो उसने बोला है वो मान के n की वैल्यू पुट कर दिया करिए। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ n एज पर क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है कि n हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि हम n को 1 ले लेते हैं, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। ठीक, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 4 की पावर 3 क्या होता है 64। ठीक, तो ये आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17। ठीक, तो हमारा आंसर है यहाँ पे बी 17। आप इस तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम हॉल तरीका है, बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बीपीएससी में ना, बीपीएससी में अलजेब्रा के क्वेश्चंस इजी आते हैं। ठीक है, सीजीएल में टफ़ आते हैं, सीजीएल में टफ़ आते हैं, लेकिन बीपीएससी में यहाँ पे आपसे कैलकुलेशन करवाता है सिंपल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्पीड में करना होगा। ठीक, नहीं तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इतना और सम ऑफ द नंबर इतना, तो नंबर कितने हैं। देखिए हम दोनों नंबर को x और y मान लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक, और नंबर का सम है हमारा इसके बराबर। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक फेमस आइडेंटिटी पता होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक, हमें ऑलरेडी ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, इसको हम लोग पुट कर देंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारे पास आंसर आएगा 256,000 इज इक्वल टू ए माइनस यानी कि x माइनस वाई और यहाँ पे 1000। ठीक, ये डिवाइड कर देंगे। ठीक, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 256। अब देखिए एक इक्वेशन ये बना हुआ है, एक इक्वेशन ये बना हुआ है, इन दोनों को यूज़ करोगे, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 256। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1256, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 628। ठीक, अब ऑप्शन में देख लीजिए 628 एक ही जगह है, आपको आंसर मिल गया सी। ठीक है, आप तुरंत टिक करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉग के ऊपर है, ठीक है। लॉग की मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि लॉग लिखने का मतलब क्या होता है। देखिए अगर लॉग ए बी ऐसे लिखा हुआ है, लॉग बी टू द बेस ए ये बोलते हैं इसको, तो इसका मतलब ये होता है कि ए की कितनी पावर हो जो कि बी के बराबर हो जाए, ठीक, ये बोलते हैं। और अगर मान लीजिए ए नहीं लिखा है तो ए को बाय डिफ़ॉल्ट 10 माना जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, देखिए अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इन्होंने 2 के आगे ये क्या साइन बना दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप तरीका जानो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए तो यहाँ मान लेते हैं ये लिखा हुआ है log 32 टू द बेस 2, ठीक, यानी कि ये लिखा हुआ है 2 की क्या पावर होगी कि वो 32 आ जाए, ठीक, यानी x आपको निकालना है, तो 2 की 5th पावर होती है 32, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। ये सिंपल क्वेश्चन होता है, ये आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी डायरेक्टली। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। ट्रिकी इसलिए है ना कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझनी है, ठीक है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो ताकि आपको लैंग्वेज क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 लेमन्स बेचता है इंसान 40 रुपये में, तो उसको 20% का लॉस हो जाता है, ठीक है, 20% का लॉस हो जाता है, इतना कह रहा है। अभी हम इसी एक चीज़ पे खेलते हैं। तो 20% का लॉस हो रहा है जब 40 का बेच रहा है, तो अब हम ये निकाल लेते हैं कि उसने 45 लेमन खरीदे कितने के होंगे, ठीक है, कितने के खरीदे होंगे कि उसे 20% का लॉस पे करना पड़ रहा है काम, ठीक है। तो देखिए जो 40 रुपीज़ वैल्यू है, ये वैल्यू 80% होगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो 20% लॉस पे बेच रहा है। यानी कि अगर उसने x पे ख़रीदा है तो x की 80% ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 रुपीज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो आप परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे x रहेगा इज़ इक्वल टू 40, ठीक। अब इसको इधर, तो आपका x आ जाएगा 40 इंटू 100 अपॉन 80 50, ठीक। x की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 50, ठीक है। x की वैल्यू 50 आ गई, यानी कि उसने 45 जो लेमन्स खरीदे हैं, वो 45 लेमन्स इसने एक्चुअली में ख़रीदे हैं। 45 लेमन्स की कॉस्ट प्राइस बोलते हैं एक्चुअल प्राइस को, तो इसने एक्चुअली में 50 रुपीज़ के ख़रीदे हैं और इसकी सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज़, तभी इसको 20% का लॉस हो रहा है, ठीक। अब ये पूछ रहे हैं कि ये सारे लेमन्स को 24 रुपये में बेचना है, ठीक है, तो उसको 20% का मुनाफा होना चाहिए, तो उसे कितने लेमन बेचने चाहिए, ठीक। तो पहले अब हम यहाँ पे एक लेमन का प्राइस निकाल लेते हैं। 45 लेमन का 50 रुपीज़ है, तो 1 लेमन का हो जाएगा 50 अपॉन 45 रुपीज़, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे अभी। अब वो बोल रहा है कि आप ऐसे बेचो लेमन कि आपके लेमन 24 रुपये के बिकें टोटल और आपको 120% का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि 120% पे बेचना है, ठीक है, ताकि 24 रुपीज़ का बिक जाए और आपको 120% का प्रॉफिट हो जाए। तो 120% किसका, 120% एक लेमन का प्राइस है, ठीक। तो मान लीजिए लेमन की क्वांटिटी है x, उसका 120%, ठीक है, दाम कितना हो गया 50 अपॉन 45, और ये इक्वल हो जाएगा आपके 24 रुपीज़ के, क्योंकि हम इतने का बेच रहे हैं। परसेंटेज का साइन यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100, ठीक। तो परसेंटेज का साइन यहाँ से हट गया,
यहाँ पे 100 आ गया आपका, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए यहीं पे। तो देखिए ये हो गया आपका कितना, ये कट गया, सॉरी ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। ये 2, ये 5 वन ज़ा, ये 5 9 ज़ा, तो x की वैल्यू हो गई 9 इंटू 2 यानी कि 18, यानी कि वो 18 लेमन बेचेगा तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ना लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको लैंग्वेज पे फोकस करना है, ठीक है। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं एकदम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फिर से ट्रेन की प्रॉब्लम आ गई, डीएसटी, ये ट्राइंगल बनाना सीख लिया है आपने, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ट्रेन आपकी 110 मीटर लॉन्ग है और ट्रेन की स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर। पासर बाय यहाँ पे डोगेश की जगह पे, और पासर बाय सेम डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा ट्रेन को पास करने में, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे डॉग को चेंज कर दिया है पासर बाय से और स्पीड चेंज कर दी है, ठीक। तो हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव हो जाएगी हमारी 58 माइनस 4, ठीक। तो ये हो जाएगी आपकी 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 54 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, ठीक। ये 3 से काटेंगे तो 3 वन ज़ा, 3 टू ज़ा, 3 वन ज़ा, 3 एट ज़ा, 6 थ्री ज़ा, 6 टू ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 थ्री ज़ा, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई, ठीक। अब आपको टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर, तो 110 अपॉन 15, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो आप 5 थ्री ज़ा, 5 टू ज़ा, 5 टू ज़ा 22/3, ये आपका फ्रैक्शन में टाइम आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन लैंग्वेज का है। अगर आपको लैंग्वेज पकड़ में आ गई तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन भी एकदम ज़ीरो ना के बराबर है। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज ही पकड़ में नहीं आई तो आप इस क्वेश्चन में टहलते रहोगे, ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो मैं आपको देखिए फिर से DST, ठीक, DST ट्राइंगल हमने बना दिया है, यही यूज़ होगा फॉर्मूला। अब देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है एक 100 मीटर की रेस होने वाली है, जिस रेस में आपका ए है, ठीक है, ए भाग रहा है आपका 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ए जो है वो बी को 4 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, 4 मीटर आगे रखता है। तो बी आपका यहाँ पे है, बी यहाँ से भाग रहा है। तो अब आप ध्यान रखो कि बी को जो है सिर्फ 96 मीटर भागना है, क्योंकि उसे 4 मीटर का हेड स्टार्ट मिला हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और 4 मीटर का हेड स्टार्ट मिलने के बाद भी ए उसे बीट कर देता है 15 सेकेंड से, ठीक। तो यानी कि ए बीट्स बी बाय 15 सेकेंड। तो ये बोल रहे हैं कि बी की स्पीड बता दो यार, बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड क्या है, स्पीड, ठीक है। अब मैंने आपको डीएसटी प्रॉब्लम्स में बताया है कि आपको 2 वैल्यू गिवन होंगी, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक। लेकिन बी के केस में हमें सिर्फ ये पता है कि बी 96 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन कितने टाइम में कर रहा है हमें बी का टाइम तो नहीं पता। तो अगर हम कहीं से बी का टाइम पता कर लें तो हमें बी की स्पीड भी पता चल जाएगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, ठीक। तो अब देखिए बी का टाइम कैसे पता करेंगे। हमें एक इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि ए जो है वो बी से 15 सेकेंड जल्दी फिनिश कर रहा है, यानी अगर हमें ए का टाइम पता चल गया
तो उसमें हम 15 जोड़ देंगे तो हमें बी का टाइम पता चल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम कैसे भी करके ए का टाइम निकाल लें। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अब देखिए ए की डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर, ए का टाइम गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें यहाँ से ए का टाइम मिल जाएगा, स्पीड गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले हम ए की स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक, ये मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगी ए की। ठीक, तो अब ए का टाइम क्या हो गया आपका? ए का टाइम हो गया 100 अपॉन 8000 इंटू 3600। ठीक, मैं देखिए थोड़ा फास्ट करता हूँ, मेरी आदत है, बट आपकी भी आदत आ जाएगी। देखिए ये यहाँ से कट गया। ठीक, 4 9 ज़ा 2 ज़ा 2 5 ज़ा 9 5 ज़ा 45 सेकेंड्स, यानी कि ए को पूरी रेस करने में 45 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ठीक है, ये हमको यहाँ से मिल गया। तो अब बी का टाइम कितना है? ए का टाइम प्लस 15, यानी बी का टाइम हो गया 60 सेकेंड्स। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मज़ेदार बात कि हमको देखिए बी का टाइम पता चल गया, बी का डिस्टेंस पहले से ही पता था 96 मीटर्स। तो अब हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, बी की स्पीड कैसे निकालेंगे? डी एस टी ट्राइंगल है, डी एस टी, तो बी की स्पीड हो जाएगी आपकी डिस्टेंस जो कि है 96 डिवाइडेड बाय टाइम जो कि है 60। ठीक, अब इसको आप डिवाइड करो आराम से, 3 से करोगे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 20 ज़ा, फिर 4 से करोगे तो 4 8 ज़ा 32 होता है, और 4 5 ज़ा 20 होता है। तो 8/5 आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक, अब क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको किलोमीटर पर आवर में दिए हैं, यानी कि आपको इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब तो ये कैसे होगा? तो ये देखिए बहुत सिंपल होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आप बस पहले कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते थे। ठीक है, इधर से इधर, लेकिन अब इधर से इधर जा रहे हैं तो हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे। डिवाइड बाय 1000 हो गया। ठीक, 5 है ये, और 5 के लिए डिवाइड बाय 3600 हो गया। ठीक, 3600 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए, इधर से कट गया, इधर से कट गया, ये हो गया 18, ये हो गया 5, यानी कि ये आपका आ गया 144/25 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आप इसको ऐसे नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देख लो कि 25 से ये लगभग 5 टाइम्स पूरा जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। ठीक है, 25 5 ज़ा 125 होता है, तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लॉजिक प्लस कॉमन सेंस इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घड़ी जो है ना 8 AM पे सही लगाई गई है और ये 24 घंटे में 10 मिनट ले लेती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जहाँ पे घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जा रही है। ठीक है, 10 मिनट फास्ट हो जा रही है। ठीक, तो अब ये बोल रहे हैं कि अगले दिन 1 PM पे क्या टाइम होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक देखिए बस। 24 घंटे में घड़ी प्लस 10 मिनट्स हो रही है। ठीक, यानी कि 12 घंटे में घड़ी होगी प्लस 5 मिनट्स, यानी कि
6 घंटे में घड़ी होगी प्लस 2.5 मिनट्स। ठीक, ये इतना लॉजिक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, ये बोल रहा है कि घड़ी सेट हुई थी 8 AM पे और उसके बाद अगले दिन 1 बजे क्या टाइम बताएगी। ठीक, तो देखिए 8 AM टुडे, 1 PM टुमारो। ठीक है, यहाँ पे 29 आवर्स का गैप है। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक, 8 AM से लेके आज का 8 AM और कल का 1 PM के बीच में 29 आवर्स का गैप है। ठीक, 29 आवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 + 5। ठीक, तो 24 में तो क्वेश्चन में गिवन है कि घड़ी +10 हो रही है। ठीक, और 5 का आप यहाँ से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो कि जब 6 घंटे में 2.5 मिनट फास्ट हो रही है तो यहाँ पे लगभग 2.5 के आसपास ही फास्ट होगी 5 घंटे में। तो हम इसको मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे 2.5 मिनट ही फास्ट हो रही है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 12.5 मिनट तेज चल रही है घड़ी हमारी। ठीक, तेज चल रही है तो यानी कि जितना बज रहा है उससे आप इतना घटा दोगे तो वो हमारा एक्चुअल टाइम होगा। देखिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें 12 के आसपास का आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगा के आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन अगेन अलजेब्रा या फिर आप नंबर सिस्टम का बोल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक है, 2 तरीके, एक है मेथड जो कि स्कूल में सिखाते हैं और दूसरा मेथड है एग्ज़ाम हॉल में जो लगाना है, जैसे लगाना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं दोनों तरीके। देखिए, ये फ्रैक्शन आपका ऐसे लिखा हुआ है 2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी तक है। ठीक, अब देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ मेथड 1 जो कि हमारा स्कूल में सिखाया जाता है। स्कूल में क्या सिखाते हैं कि ये पूरा जो इक्वेशन है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक, इसको आप मान लो ये x के बराबर है। ठीक, फिर जो आपकी ये चीज़ लिखी हुई है, देखिए ये फिर से वही रिपीट हो रही है ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है तो ये भी आपका x है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाता है कि 2 - 1/x = x। ठीक, ये स्कूल में सिखाया जाता है। ठीक है, फिर आप जब इसको x के लिए सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x - 1 = x²। ठीक, अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। नहीं सॉल्व करना है तो आप ऑप्शन में जाके x की वैल्यू पुट करोगे। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, x की वैल्यू 1 आएगी तो ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा इक्वेशन को, तो यानी x की वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये हमारा स्कूल वाला सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम हॉल सोल्यूशन। एग्ज़ाम हॉल सोल्यूशन क्या है, देखिए ये आपका ये लिखा हुआ है 2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/2। ठीक, -1/2 - 1/2। अब आप ये देखो, ये 2 है। ठीक, अब ये 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, माइनस समथिंग। ठीक, और ये इन्फिनिटी तक माइनस होता जा रहा है, इन्फिनिटी तक माइनस होता जा रहा है। ठीक, लेकिन इस नंबर की वैल्यू जो माइनस हो रहा है ना, इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, वैल्यू कम होती जा रही, कम होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर 2 से तो कम आएगा, 2 नहीं आ सकता। ठीक, -1 आने के लिए 2 में से आपको -3 करना पड़ेगा। ठीक, अब ये इक्वेशन, ये जो बचा हुआ इक्वेशन है,
ये जो बचा हुआ इक्वेशन है ये इन्फिनिटी तक जाएगा भी तो भी ये इस चीज़ के बराबर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटा होता जा रहा है, हर बार छोटा होता जा रहा है। तो -1 भी नहीं होगा, बहुत दूर है, ठीक। अब देखिए, अब ए बच रहा है, डी बच रहा है, ठीक। ई होता नहीं है इस चीज़ में क्योंकि यहाँ पे आंसर आ जाता है आपका। तो अब क्या लगाना है, अब देखिए, 2 में से इसको यहाँ तक इतना मानो, ठीक। तो 2 में से हाफ चला गया ऑलरेडी, 2 में से हाफ चला गया तो ये ऑलरेडी 1.5 बचा है, ठीक। अब ये जितना बच रहा है ये आपका बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी मिनिमम वैल्यू है ये, वेरी मिनिमम, ठीक। ये पॉइंट 0.0000001 ऐसे करके कुछ है। तो अब ये 1.5 में ना सिर्फ ये 0.5 के बराबर इसकी वैल्यू होती है और ये कट के आपका सीधे 1 बचता है, ठीक। तो अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में लगाना हो तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, आप सीधे a=1 इसकी वैल्यू होगी, 1 मार्क करके आगे बढ़ जाओ। नहीं तो जो स्कूल का मेथड बताया था ट्रेडिशनल मेथड, आप वो ट्रेडिशनल मेथड लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है 2 3 6 18 स्पेस है 194, ठीक है। ये शायद क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे 1944 है, ठीक, 1944 है, ठीक। तो देखिए, अब आप देख के आपको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो ना कि हमेशा सबसे पहले डिफरेंस लिया करो। डिफरेंस पहला लो, 1 3 12, नहीं पता कितना है, नहीं पता कितना है, इससे कोई रिलेशन आ रही है क्या, कोई रिलेशन नहीं आ रही है, ठीक है। अब फिर आप दूसरा ऑब्जर्व करो कि 18 कैसे बन रहा है। 18 आपका बन रहा है 6 इंटू 3, ठीक, 9 इंटू 2। अब जैसे आपको 6 इंटू 3 दिख रहा है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 6 इंटू 3 तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो कहीं ये 18 बनाने को पुराने टर्म्स मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आपका ये चीज़ आपका सही है कि नहीं। तो देखिए 18 को बनाने के लिए इन्होंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है भाई। क्या 6 को बनाने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सही, ठीक। तो ये आपको एक पैटर्न मिल गया, यानी कि ये जो नंबर है ना ये आपका 6 इंटू 18 है, ठीक। तो 6 इंटू 18 आपका एक ही नंबर होता है, क्या होता है, 108, ठीक। तो सी आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न देखना होता है। देखिए ये क्वेश्चंस को करने का ना कोई एक तरीका नहीं होता, ठीक है, एक तरीका नहीं होता है, एक तरीका नहीं होता है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को लीव कर दो, लीव कर दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका नहीं बन रहा है आप इसको लीव कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है। आप बाकी क्वेश्चन पे टाइम लगाइए, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न नहीं दिखेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखते लीव कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्लॉक के लिए एक फॉर्मूला बताया था 30h माइनस 11/2m, इसका मॉड इज इक्वल टू थीटा, ये एंगल दे देता है। तो यहाँ पे सीधे एंगल पूछा है, आपको टाइम गिवन है, h की वैल्यू हो गई यहाँ पे, h की वैल्यू हो गई 4, m की वैल्यू हो गई 30, बस आपको ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 4 माइनस 11 इंटू 30, ठीक। तो ये हो गया 15, ये हो गया 120, ठीक। 120 माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, 165, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा 45, आंसर है आपका 45, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक। ये अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो बस इसमें एक तरीका होता है, ये देखिए ये NCA लिखा होता है ना, तो इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस a फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप इसको ओपन करके लिखिए, ठीक। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैंने एक शायद गलती कर दी है, तो ये NC9 है,
मतलब एन सी ए होता है तो उसको लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस ए फैक्टोरियल और ए फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिखा जाता है ओपन करके। ठीक है, अब बता रहा हूँ आपको आप कैसे इसको करना है। इसको आप ओपन कर लो, यानी कि एन सी 9 को आप लिख लो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 9 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल। ठीक, सिमिलरली एन सी 8 को आप लिख लो एन फैक्टोरियल एन माइनस 8 का फैक्टोरियल और 8 का फैक्टोरियल। ठीक, अब इन दोनों को आप इक्वेट करोगे, तो जब आप इक्वेट करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। इक्वेट करके आपको मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 9 का फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये और ये कट जाएंगे। ठीक, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एन माइनस 8 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस 9 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल। ठीक, अब देखिए अब 8 और 9 का फैक्टोरियल अगर आप करोगे ना तो ये क्या आता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्पेस बनाओ। हाँ, तो देखिए ये आएगा आपका 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल ऑलरेडी है और ये आपका n माइनस 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसको एक बार माइनस करोगे तो ये आपका n बाई 8 बाहर आ गया और यहाँ पे हो गया n माइनस 9 का फैक्टोरियल। ठीक, हमने इसमें से एक इस फैक्टोरियल को हमने ये वाले फैक्टोरियल को सॉल्व किया यहाँ पे n माइनस 8 को, यहाँ पे हमने 9 को। ठीक, ये इसलिए किया है ताकि हमारे कट जाए। देखिए ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे आपका यहाँ पे बचेगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 17। तो एक तो देखिए ये तरीका है जिसमें आपको पूरा कैलकुलेट करना है। ठीक, ये कैलकुलेट करने के अलावा एक दूसरा तरीका बता देता हूँ जो कि एक रिज़ल्ट होता है, डायरेक्ट रिज़ल्ट होता है। ठीक है, आप उस डायरेक्ट रिज़ल्ट से करोगे तो देखिए रिज़ल्ट क्या होता है कि अगर एन सी ए इज इक्वल टू एन सी बी होता है, अगर ऐसा होता है तो आपका n की वैल्यू हो जाती है a प्लस बी। ठीक, ये तो ये आप रिजल्ट से भी कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर आपको रिजल्ट याद है तो रिजल्ट से करो, रिजल्ट नहीं याद है तो आप ऐसे कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज के ऊपर। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन में लॉजिक कम होता है, बस आपको जो बोलता है वो कैलकुलेट करना होता है। तो बोल रहा है कि 8 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 16 है और 4 ऑब्जर्वेशन का 64 है। ठीक, यानी कि x1 प्लस x2 करके x8 तक अपॉन 8, तो ये आपका 16 आ रहा है। ठीक, और दूसरा बोल रहा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, इसकी वैल्यू आपकी दे रखी है इन्होंने 64। ठीक, तो अब ये बोलता है कि आप इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करोगे तो 12 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे और इन 12 ऑब्जर्वेशंस का आपका एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। आपको क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको वैल्यू आ जाएगी x1 x2 से लेके x8 तक, ये आ जाएगी आपकी 16 इंटू 8 और दूसरे वाले में आ जाएगी x1 x2 x3 x4 आ जाएगी आपकी 64 इंटू 4। ठीक, ये दोनों आ गई। अब आप इनको देखिए, अब आप इनको ऐड करोगे तो ये देखिए पहले वाली आपकी हो गई सारी x8 तक, फिर आपकी सेकंड वाली हो गई। ठीक, और टोटल में आप इनका एवरेज लोगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 16 इंटू 8
प्लस 64 इंटू 4, ठीक है। तब ये जो वैल्यू आएगी यानी ये भी 12 से डिवाइड होगी। तो यानी कि आप इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका सॉल्व वो कैसे हो जाएगा कि देखिए ये है, ठीक है 12। तो अब आप यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करिए। तो यानी 4 3 ज़ा, 4 2 ज़ा, 4 1 ज़ा, ठीक। तो 16 2 ज़ा 32 हो गया, प्लस 64 हो गया, ठीक, अपॉन में 3 आ गया, यानी कि ये हो गया 6, ये हो गया 96 अपॉन में 3, यानी कि 32 आपका आंसर है। 32 ये दिया हुआ है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो अब चलिए अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम के ऊपर, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ठीक। और अब इन रीजन्स को हम लेबल कर देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। ये हमारा फिजिक्स को डिनोट कर रहा है, ये मैथ्स को डिनोट कर रहा है सर्कल, ठीक है। तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि 20 टीचर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाती हैं, ठीक है। 20 टीचर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स और फिज़िक्स पढ़ाती हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 20, ठीक। अब इस 20 में से 12 टीचर ऐसी हैं जो मैथ्स पढ़ाती हैं और 4 ऐसी हैं जो दोनों पढ़ाती हैं, यानी कि 12 ऐसी हैं जो मैथ्स पढ़ाती हैं। मैथ्स का ये वाला सर्कल है, ठीक है, 12। तो b प्लस सी की वैल्यू है 12 और 4 ऐसी टीचर हैं जो दोनों मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ा रही हैं, यानी कि b की वैल्यू हो गई 4, क्योंकि यही ऐसी टीचर्स हैं ना जो दोनों पढ़ा रही हैं। तो आपको b की वैल्यू 4 मिल गई, आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको यहाँ से c की वैल्यू मिल जाएगी 8। तो आपको b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि वो इस वाले गोले का पूछ रहा है। तो देखिए इस गोले में आपको a की वैल्यू 8 मिल गई, b की वैल्यू 4 मिल गई, यानी कि 8 + 4 12, यानी कि 12 लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से वेन डायग्राम की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।